आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की, और वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी रिलेशनशिप को मजबूत बना सकती हैं। हमारे यहाँ तो बचपन से बच्चों की तरबियत इस तरह लड़कों की जाती है कि देखना कल को तुम्हारी बीवी आए तो ये ना तुम उसके गुलाम हो जाओ। yes. और देखना माँ को ना भूल जाना, बहनों को ना भूल जाना। तो हम क्यों बचपन से ही एक दिमाग में ये टॉक्सिक चीज़ डाल रहे होते हैं कि वो जो आने वाली है वो तुम्हारी कोई कुछ नहीं है। वो अगर कुछ करता है अपनी बीवी के साथ, भाभी के साथ, तो आप कहते हैं हाय कितनी मोहब्बत ही तुम्हें मिला है, हीरा मिला है तुम्हें लड़का। और आपका जो अगर काउंटर अगर आप करें कि बहू के साथ अगर बेटा कर रहा होता है तो आप कहते हैं तो बड़े मजे करवा रहे हो अपनी बीवी के। हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को लेके चलना है या हमने वेस्ट की कल्चरल वैल्यूज़ को अपनाना है। दो एक्सट्रीम्स हैं, मतलब अगर Yes. देखें तो वो भी एक्सट्रीम है, हमारा भी एक्सट्रीम है कि 40 साल का एक लड़का अभी भी बच्चा होता है और उसके माँ बाप डिसीजंस ले रहे होते हैं उसके लिए। ऐसे शादी के बाद समटाइम्स लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि सब कुछ क्लियर है बट कंपैटिबिलिटी नहीं है। इसका जवाब है कम्युनिकेशन। अगर आप दोनों एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली हफ्ते में एक दफ़ा, एक तो आइडियल एक रूल होता है 7 का, वो ये होता है कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर एक दूसरे के साथ जो है ना, चाहे आप चाय की ड्राइव में निकलें या आप खाना खाने निकलें, और उसमें लवी डवी बातों के बजाय आप अपना पूरा वीक प्लान करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द रेडवुड टाइम्स। मैं हूँ राबिया अली। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की, और वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो आपकी रिलेशनशिप को मजबूत बना सकती हैं। कहाँ लैग कर जाते हैं हम, जो अपने रिलेशनशिप को, बहुत खूबसूरत जानने वालों को हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं या उनसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरम, और इरम जो हैं वो कंसल्टेंसी दे रही हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे एड्रॉइड यूके को। इसके अलावा बच्चों और ख़वातीन को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाती हैं। आइए इरम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम अस्सलाम राबिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। इरम, आज हमने आपको दोबारा मदऊ किया है ताकि हम मज़ीद बात कर सकें उन टॉपिक्स पे जिन पे हम अपनी पिछले पॉडकास्ट पे बात नहीं कर सके। कम्युनिकेशन स्किल्स रिलेशनशिप्स के अंदर हमने कॉर्पोरेट सेक्टर की बात की। हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे बहुत कीमती रिश्ते होते हैं जिनको हम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम बात नहीं करना चाहते। क्या रीज़न्स होती हैं, क्या वो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिनको हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी बात के थ्रू, अपने अल्फाज के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते? क्या गैप आ रहा होता है? राबिया, कम्युनिकेशंस में क्या गैप आ रहा होता है, इसका जवाब ही कम्युनिकेशन है। राइट। तो अगर हम बात करना शुरू कर दें और हिम्मत करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपने जहन के अंदर एक बबल बना के रखा होता है कि नहीं, ये मैं बात करूंगी तो इसका जवाब ऐसे आएगा, इसका जवाब वैसे आएगा, और कभी होता भी होगा। लेकिन कहाँ पे ये किस किताब में लिखा है कि जब आप 10वीं दफ़ा भी ट्राई कर रहे होंगे तो फिर ये नहीं कि यही इसका आंसर आएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कम्युनिकेशंस के ज़रिए ही हो। कम्युनिकेशन का एक बहुत ख़तरनाक साइकिल है जो हमारे माँ बाप से, दादा दादी से शुरू होता है। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ अरसे पहले तक जो है, कुछ जनरेशन्स पहले होता था कि सारे ख़ानदान का जो वाइटल शख्स होता था वो बुज़ुर्ग होता था। हर चीज़ उनके हिसाब से होती थी, बड़ों के हिसाब से होती थी, सारा डेकोरम, सारा डिसिप्लिन उनके हिसाब से होता था। आपको दिखता नहीं है कि अब जो है चेंज हो गया, वो बच्चे हो गए। अब वो छोटा सा जो 1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, पूरा डेकोरम उसके आगे पीछे है। उसके हिसाब से घर चल रहा होता है, उसके मूड के हिसाब से खाना पक रहा होता है, उसके मूड के हिसाब से जो है माँ बाप, दादा दादी अपने आप को सेट कर रहे होते हैं। इनफैक्ट सैडली मैंने ये चीज़ देखी है कि छोटों के लिए जो माँ बाप होते हैं वो बुज़ुर्गों को डांट देते हैं। आप मेरे बच्चे को नहीं डांटेंगे, आप इस चीज़ में कुछ नहीं कहेंगे उसको। मतलब इस तरह का मैंने इतना ज़्यादा लाइव और इतने सारे लोगों ने मेरे साथ डिस्कशंस किए हैं कि दिस इज़ द इशू राइट नाउ। और ये इतना बड़ा चेंज है इन जनरेशन, तो आपको दिखेगा ये कम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है। एरम, ये बात नहीं समझ आ रही क्योंकि एक तरफ वेस्ट है जहाँ पे कहा जाता है कि आपने बच्चे को कुछ नहीं कहना, पेरेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती। और हम ईस्टर्न लोग, हम ये प्राउडली कहते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, कि हम जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी कर लेते हैं, और हम जो हैं उस तरह के नहीं हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन कंफ्यूज हो गई, जो आप बात करिए कि अब हमने भी ये करना शुरू कर दिया है। कौन सा पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट, जहाँ पे बच्चे को डांट भी देना चाहिए और बड़े की बात भी रख लेनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है हम बड़े कंफ्यूज सोसाइटी है ना, हमें समझ नहीं आ रही कि हमने अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को लेके चलना है या हमने वेस्ट की कल्चरल वैल्यूज़ को अपनाना है। कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं? ये दो एक्सट्रीम्स हैं।
मतलब अगर यस देखें तो वो भी एक्सट्रीम है, हमारा भी एक्सट्रीम है कि 40 साल का एक लड़का अभी भी बच्चा होता है और उसके माँ बाप डिसीजंस ले रहे होते हैं उसके यस लिए। ऐसा ही और है। वेस्ट में जो है वो इतनी जल्दी 16 साल की उम्र में कहते हैं रेंट पे करना शुरू कर दो, तुम्हें गाड़ी चाहिए इसके पैसे दो, तुम्हें ये, तो दे आर टू एक्सट्रीम्स। उस टीनेजर उम्र में जब आप बच्चों को अपने से डिटैच कर देते हैं, अपने डिसीजंस में शामिल नहीं करते, तो आप ऑलरेडी उनके साथ वैल्यू लूज़ कर चुके होते हैं। तो जब वो कुछ बनते हैं ज़िंदगी में तो उनको याद आता है कि इन दो बुज़ुर्गों ने मेरा साथ नहीं दिया था जब मैं कमज़ोर था। जब मैं ओके यूनिवर्सिटी जाना चाहता था तो मेरे इन्होंने फ़ीस के लिए मना कर दिया था कि अपना खुद करो, तो उसको राइट मैकडॉनल्ड में काम करना पड़ा, इधर काम, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ रहती हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, लेकिन ये वो कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं बात करते वक्त कि देखो वहाँ पर भी तो ऐसा होता है या वहाँ राइट ऐसा होता है। वो एक ऐसा एक्सट्रीम चीज़ है। हमारे यहाँ एक दूसरी एक्सट्रीम है कि आप जो है बड़े ही नहीं होके दे रहे, आपके जो घर के बड़े हैं वो आपको ग्रो अप ही नहीं होने दे रहे कि तुम अपने घर का डिसीजन खुद लो। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल फैमिलीज अराउंड मी, आई एम अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट ऑफ वन ऑफ दोज फैमिलीज कि जहाँ पे मैंने देखा है कि जो एक हमारी हैं जिनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके जहान अच्छा करे, वो उन्होंने कभी भी अपनी बहुओं को एक्सपेंस के ऊपर टोका नहीं। कहती हैं 1-2 दफ़ा 10 दफ़ा मिस्टेक करेंगी, पैसे ज़ाया होंगे इनके, गलत चीज़ लाएंगी घर में, सर अपना खुद पीटेंगी, खुद सीख लेंगी। मैं क्यों इतने सेंसिटिव टॉपिक पे उनको करूँ कि तुम्हारे मियाँ बीवी का जो एक्सपेंस है उसको यहाँ मत लगाओ वहाँ मत लगाओ। कितनी बड़ी सोच है उनकी। तो यस हमारे बड़े अगर ये सोचना शुरू कर दें कि हमें इनको बड़ा करना है, हमारे बच्चों की जब हमने शादियाँ कर दी तो इसका मतलब बड़े हो चुके हैं। जब आपके बच्चे ने पहली सैलरी ला दी घर पे या पहले डिसीजन में आपका सपोर्ट किया, वज़ीर वाला काम किया कि कोई एग्जैक्टली किसी फाइनेंशियल उसमें आपकी या किसी प्रॉपर्टी को लेके या किसी डिसीजन में योर चाइल्ड वाज अ पार्ट ऑफ इट, तो इसका मतलब वो बड़ा हो गया है। आप उसको बराबरी का वो दें, हर चीज़ में आप उसको इन्वॉल्व करें कि आपके साथ डिसीजन मेकिंग करें। मैंने अभी भी यकीन करें, एक आध साहब है उनकी शादी 45 ईयर्स की उम्र में हुई है और मैं उनकी वालदा को सुन रही थी, मेरा लड़का मेरा लड़का मेरा लड़का, एंड उनको पसंद ही नहीं आ रही लड़की, ना वालदा को पसंद आ रही थी लड़की। और मैं आई वाज फीलिंग सो सैड फॉर देम कि दिस पर्सन हैज़ नॉट टेकन अ सेल्फ डिसीजन फॉर लास्ट 45 ईयर्स, आप समझें एक तरह से। तो कितनी अजीब सी बात है कि आप उनको ग्रो नहीं करने दे रहे। तो वो जो दो एक्सट्रीम्स की आपने बात की ना, वेस्टर्न और ईस्टर्न की, उसके बीच का बैलेंस होना चाहिए। हमारे बड़ों को, हमारे जो बुजुर्ग हैं, मैं खुद कहती हूँ जब मैं उस जगह पहुँची हूँ, मेरी एक इन्विजन है अपने बारे में कि मैं इतना सेल्फ कंटेंट होना चाहिए, मुझे और मेरे हस्बैंड की ऐसी पार्टनरशिप होनी चाहिए कि मैं बच्चों से भीख क्यों मांगूँ कि तुम राइट वाइफ के साथ क्यों जा रहे हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते, मुझे क्यों नहीं साथ लेके जाते। एंड राबिया, एक मेन चीज़ ये है, हर वो घराना जहाँ पे आप देखेंगी कि सास ससुर जो हैं वो इंटरफेयर करें, ससुर तो बेचारे ही होते हैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, सासें जहाँ पे इंटरफेयर करती हैं और कहती हैं कि मुझे तो कभी तुम्हारा बाप नहीं ले गया, तुम क्यों इसको लेके जा रहे हो, मुझे तो कभी कोई नौकर नहीं दिया, तुम्हें क्यों मिलना चाहिए। आप यकीन करें वो बेचारी सासों का जो यूथ होता है, जो वो जवानी होती है, उसमें कमी होती है एग्जैक्टली जिसको वो कंपेयर कर रही होती हैं। कंपेयर तो करें अगर ये साइकिल हम ब्रेक कर लें, अगर आज की मेरे एज की, आपकी एज की, हमारे एज के लोग अगर इस चीज़ का कर दें, अहद कर लें कि भाई जो हमने मिस किया उसमें मेरे बच्चों का कसूर नहीं है, एंड लेट मी ये टेक एन किसी भी ओथ, और का कसूर किसी नहीं का है, नहीं, तो किसी और लेट की मी बच्ची का नॉट भी डू कसूर दैट। नहीं है। हमें ये नहीं करना चाहिए कि कंपेयर करें कि आज जो चीज़ हमें नहीं मिली वो उसको क्यों मिल रही है। इनफैक्ट उनके लिए खुश होना चाहिए कि वो मेरी ज़िंदगी जिएं। अगर आप वर्ल्ड टूर पे नहीं जा सकी, आपके बेटा और बहू जा रहे हैं, तो खुश होइए कि मुझे फ़ोटोज़ भेजना, मुझे भी दिखाओ कैसा था, मुझसे बातें करो उसके बारे में, इंस्टेड ऑफ इसके कि तुम्हारा बाप तो मुझे कभी नहीं ले गया, ओके तुम क्यों जा रहे हो। हमारे यहाँ होता यही है कि हम कम्युनिकेशन तो रखते हैं लेकिन वो पॉजिटिव नहीं होती, उसके अंदर ज़्यादा शिकवे होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, उसके अंदर ज़्यादा रोना धोना होता है। वो कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ रही होती किसी की भी लाइफ में। एक फैमिली के अंदर जहाँ पे बहन भाई होते हैं, जहाँ पे माँ बाप होते हैं, जहाँ पे किसी एक बच्चे की शादी हुई होती है, वो कौन से गैप्स हैं जो हमारे दरमियान छोटे छोटे एक कतरा कतरा करके वो आते जाते हैं रिश्ते के अंदर, और फिर जो है वो कभी भी वो एक नासूर सा बन जाते हैं, कुछ पस टाइप की चीज़ बन जाते हैं, और फिर वो कभी भी फिलअप नहीं हो सकता वो गैप। वो एक बीमारी की तरह अंदर आ जाता है और वो रिश्ते दूर होते जाते हैं। ये जो गैप जब आ जाता है, इसको किस तरह आइस ब्रेकिंग कैसे की जाए? राबी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जिस वक्त प्रॉब्लम आती है आप उसी वक्त ना साइड में ले जाके या उस इवेंट के ख़त्म होने के बाद बड़े आराम से चाय का कप पकड़ के कहें कि यार बाजी आपने ना आज, या आपने आज ऐसे किया था, मुझे नहीं अच्छा लगा, एंड लेट्स लिसन टू दैट स्टोरी
कि वो किस पर्सपेक्टिव से बोल रही थी, कुछ कर रही थी। मेरे कुछ बहुत करीबी अजीज़, बहुत प्यारी प्यारी मेरी खाला हैं, पुपियाँ एंड ऑल दैट हैं, और मैं यूजुअली उनके साथ किया है कि आपने ना शादी पे मुझे ऐसे कह दिया था, तो फिर वो एक्सप्लेन करती हैं कि नहीं मेरा मकसद ये नहीं था, ये था। एंड यू विल सी कि इन दी एंड ये होता है कि अच्छा तुम्हें अगर ये लगा तो आई एम सॉरी, मेरा मकसद नहीं था, एंड मुझे नहीं पता था तुम इस बात को लेके इतना सेंसिटिव हो। सो लेट्स ट्राई हैविंग दोज कन्वर्जेशंस इनिशियली। आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी खाला को लेके एक इमेज बनाना शुरू कर दी। पुपियाँ जिस वजह से बहुत बदनाम भी है, मैं पुपी कह लेती हूँ, एक इमेज बनाना शुरू कर दी कि इन्होंने मुझे वहाँ पे इस चीज़ पे टोका। सेकंड इवेंट में उन्होंने आपके वेट पे टोक दिया। तीसरे इवेंट पे हाय तुम बच्चे छोड़ के चली जाती हो काम पे, इस पे टोक दी। अब आप बिल्टअप करे जा रही हैं और आपको किसी एक ने गुजरते हुए कह दिया कि यार पुपियाँ तो होती हैं ऐसी हैं, आपने दिल में रख लिया, उनके बारे में एक इमेज बना ली। उस इमेज की वजह से उनके बच्चों से भी आप दूर होना शुरू हो गए, बिकॉज इट अफेक्ट्स। जब आप दरख्त से नहीं मोहब्बत करते तो आप ऑटोमेटिकली उसके फल से भी नहीं करते, उनसे भी आप दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि आपको रिफ्लेक्शन दिखता है उस एटीट्यूड का उनके अंदर। तो क्या हुआ, एक दिन अच्छे खासे रिश्ते होते हैं जिनसे कोई एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। वो झगड़ा किसी छोटी सी बात पे होता है, टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है वो, नीचे इतना बड़ा पहाड़ होता है बर्फ़ का, और आप उस टिप ऑफ द आइसबर्ग पे कहते हैं कि इतनी सी बात पे इतना बड़ा झगड़ा कर लिया। नहीं। वो जो बात आपने कही है ना कि बिल्टअप हो रहा होता है, वो एक पस बन जाता है। इतने अरसे के बाद वो एक ऐसा पस बनता है कि फिर आपके दिल दूर हो चुके होते हैं। आइडियली इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट, प्लीज़ डू इट टुडे। अगर आपके भाई बहन, अम्मी अब्बू या खाला खालू किसी को भी लेके कोई ऐसी बात है जो आपके दिल में रखी हुई है, आप प्लीज़ उनसे कहिए मुझे आपके साथ 15 मिनट बात करनी है, 20 मिनट बात करनी है, अकेले में। ऐसा नहीं होता बातें करने से ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, लोग कहते हैं खामोश हो जाओ। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये बहुत बिल्टअप कर देता है और दो एक्सट्रीम हो जाते हैं। खामोशी से मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि या तो आप एग्रेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप गुस्वर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, या डिप्रेशन, आप चुपचाप एक कोने में चले जाते हैं। आपने नोट नहीं किया कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो खामोश हो जाते हैं, मर्द, यस। ससुर, बाप चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ वो क्लैरिटी वाली कन्वर्जेशंस नहीं होती हैं। और उसके बाद अचानक से एक एज पे ना आपको दिखता है कि जो हमारी बुज़ुर्ग खातून है वो एग्रेशन में आ जाती हैं, तो वो घर का सुकून ताकि बरकरार रहे उसके लिए वो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं खामोश रहता हूँ, उससे कोई बात करो भड़क जाती है। जबकि मेरा आइडिया ये होता है कि जब आपको ये चीज़ दिखती है दो बुज़ुर्गों में, आपको चाहिए उनसे कहें कि यार एक दफ़ा कमरा बंद करके अपने डिफरेंसेस सामने रखो। एंड आई हैव सीन राबिया, जब वो डिफरेंसेस सामने रखते हैं तो आप यकीन करें जवानी की कोई बात निकलती है। तुमने अपनी माँ से इस तरह कहा था मेरे बारे में, तुमने एक दफ़ा ऐसे किया था, ऐसे किया था, एंड यू टेक इट आउट। एंड योर कन्वर्जेशन शुड ऑलवेज एंड विथ के या तो आप माफ़ी मांग रहे हो एक दूसरे से, या आप क्लैरिटी दे रहे हो कि हाँ मैं तो ये मतलब था मेरा और तुम ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी शायद। तो आई थिंक कम्युनिकेशन ऑलवेज सॉल्व्स इट। ये जो कहते हैं ना कि आप कम्युनिकेट ना करें, जाने दें, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि यू आर पुटिंग द डर्ट अंडर द कारपेट, कि आपने नीचे रख के नीचे कर दिया, सारी सफाई जो है ना गंद उसके नीचे कर दी कि कारपेट ने छुपा दिया उसको। कभी ना कभी ये तो वो वाली निकलेगा। बात है, लेकिन वो गंद निकलती है कभी ना कभी। अच्छा, आप बात कर रही थी पेरेंट्स की, बुज़ुर्गों की। वो बुज़ुर्ग भी कभी जवान थे और वो कपल्स बने, शादियां हुई। हमने देखा है कि मोहब्बत बहुत होती है अम्मी अब्बू में, पेरेंट्स में, घरों में, लेकिन खामोशी भी उतनी होती है। एक चला जाए तो दूसरा मुरझा जाता है। लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, वहाँ पे एक गैप होता है जो फिल नहीं हो पा रहा होता। जब आप अपना पार्टनर चूज़ कर रहे होते हैं, क्या उस वक्त ये डिफरेंसेस देखने चाहिए, या ये लाइफ में किसी भी टाइम पे ये डिफरेंसेस जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं? लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करते हुए या जिस वक्त आपका शुरू का फेज़ होता है जब आपको पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कि आप बात कर लें, इन द प्लेस ऑफ अरेंज मैरिज और लव मैरिज में तो ऑब्वियसली आप बात कर रहे होते हैं, इट्स वेरी वाइटल। मैं कहती हूँ जितना ज़रूरी सांस लेना है उतना ज़रूरी होता है कि आप कुछ डिस्कशंस करें जो टेबल पे रखें। अब हम क्या सुनते हैं, बाबू तुमने खाना खा लिया, बाबू आप सो गए, बाबू आप घर पहुँच गए, बेबी आप खैरियत से घर आ गई हैं, क्या आप खाया था पिया था, ये कन्वर्जेशंस हो रही होती हैं। जबकि कन्वर्जेशंस होनी चाहिए आपका क्या इरादा है मास्टर्स करने का, आपने क्या सोचा है अगर हम कभी माइग्रेट करें तो हम किधर जाएं, क्या आपका पासपोर्ट बना हुआ है, क्या हमारे पास इतने फंड्स होंगे, अच्छा शादी पे हम इतना खर्चा कर सकते हैं, क्या कम कर सकते हैं ताकि हम ये वाला पैसा यहाँ पे जमा करें, कोई बॉन्ड डाल दें, चीज़ें करें। देन आप ये बोलें कि जॉब्स का क्या इरादा है, क्या तुम इस तरह करोगी, क्या वर्किंग आवर्स ऐसे होने चाहिए, रिमोट होने चाहिए। फैमिली प्लानिंग आपको शादी से पहले कन्वर्जेशंस करनी चाहिए कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ चिल्ड्रन। और एक सबसे वाइटल चीज़ जो
पाकिस्तानियों को प्लीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, जो बाहर के बहुत से मुल्कों में हो रहा है, अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। Yes. दोनों, आप दोनों देखिए कि थैलेसीमिया, ल्यूकीमिया, इस किस्म के हेपेटाइटिस सी या इस किस्म की कोई बीमारी आपके रेशोज़ में तो नहीं आती, आपके डीएनए में तो नहीं आती, आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी है। मोहब्बत चली जाती है, जी, यकीन love करें, मोहब्बत fades चली away जाती है। जब आप एक छत ये के नीचे चीज़ें रहती हैं। आती हैं बाद में सामने, जब आप कहते हैं, जब आप शादी के बाद कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इतना बड़ा कंजूस है, या मुझे तो पता ही नहीं था कि ये पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है। ये आजकल मैं इतने सारे केसेस देखती हूँ जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा मियाँ काम ही नहीं करता, घर में बैठा रहता है। यू शुड हैव हैड दोज डिस्कशंस विद देम। ये डिस्कशन आपको लड़के के माँ बाप के साथ बैठ के करनी चाहिए, लड़के को लड़की की माँ बाप के साथ बैठ के करनी चाहिए कि हमने ये सोचा है, आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन हम पता नहीं कौन सा वो बॉलीवुड के ना, हॉलीवुड में तो इस तरह नहीं होता, बॉलीवुड की मूवीज़ को देखते हुए ना शर्म शर्म में मुस्कुराए जा रहे हैं, हाय अल्लाह कर करके हम टाइम ज़ाया कर देते हैं, शादी हो जाती है, और जब मोहब्बत जब झड़ती है तब पता चलता है हमें कि क्या चल रहा है। और दो पता चलता है कि ये तो वो शख्स ही नहीं था ये वो जिससे मैंने शख्स ही नहीं मोहब्बत ही था। नहीं की थी। मोहब्बत मैंने उससे की थी जो मैंने अपने दिमाग में कोई इमेज बनाया जो कि था, खुद और बनाई उसमें हुई हमने थी। सेट कर दिया इस बंदे हाँ, वो को। जोधा अकबर और ये सारी मूवीज़ का ना हमने एक बना के रखा हुआ था कि वो इस किस्म का होगा, जो कि रियलिटी आपकी हमेशा एजुकेशन, प्रोफेशन, फाइनेंस एंड फैमिली प्लानिंग के ऊपर, इन 4 चीज़ों के ऊपर हमेशा आपकी शादी जो है वो बेस्ड होती है। ये डिस्कशंस आपको फैमिलीज़ और आपस में एक दूसरे के साथ ज़रूर करनी चाहिए। ओके, डिस्कशंस हो गए, हमने जान भी लिया एक दूसरे को, हमने हर तरह के गोल्स पूछ लिए। होता ही है शादी के बाद समटाइम्स लोग जब एक दूसरे के साथ रहते हैं, थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि सब कुछ क्लियर है बट कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब वो टाइम है कि आपके बच्चे भी पैदा हो गए हैं, अब वो टाइम है कि आपने एक फैमिली बिल्ड कर ली है। वहाँ पे जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, होता ये है कि हम अपने गोल्स अचीव करने में, औरतें बच्चे पालने में, घर बनाने में, मर्द गोल्स अचीव करने में, पैसा कमाने में, आजकल तो औरतें भी काम कर रही हैं, उसमें इतनी बिजी हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी इसलिए की थी कि हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे के कंपेनियंस बन के रहेंगे। कहाँ ख़त्म होती है ये कंपेनियनशिप? कौन सा वो स्पॉट होता है जहाँ पे जब ये ख़त्म हो रही होती है तो आपको वहीं पे ग्रैब कर लेनी चाहिए? अगेन इसका जवाब है कम्युनिकेशन। अगर आप दोनों एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली हफ्ते में एक दफ़ा, एक तो आइडियल एक रूल होता है 7 का, वो ये होता है कि आपको हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर एक दूसरे के साथ जो है ना, चाहे आप चाय की ड्राइव में निकलें या आप खाना खाने निकलें, और उसमें लवी डवी बातों के बजाय आप अपना पूरा वीक प्लान करें, उसमें डिस्कशन करें। हमने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे, यहाँ पे इतना ख़र्चा हो गया, ये मेहमान आने वाले हमारे साथ रहने वाले हैं, कैसे हम हैंडल करेंगे अपने वर्किंग आवर्स के साथ, किसी नैनी को रखना है, किसी कुक को चाहिए टेम्प्रेरी, कोई शादी होने जा रही है। मतलब ये सारी डिस्कशंस आपकी वीकली होनी चाहिए। जो कहते हैं ना डेटों पे जाओ, खाली लवी डवीज वो करो, नहीं, दीज आर द वाइटल डिस्कशंस यू नीड टू डू। 7 days between 7 days a week, one day you need to have a date where you discuss about your vital issues। 7 महीनों में एक दफ़ा आपका आपने सबकी डेट्स ख़राब कर दी। सबकी डेट्स ख़राब कर दिया। 7 महीनों में एक दफ़ा आपको ज़रूर निकलना चाहिए फॉर अ वीकेंड आउट। ठीक है, अब वहाँ पे आप अपने साथ एक थोड़ा सा एक रिजुविनेट करें अपनी रिलेशनशिप को, वहाँ डिस्कशंस भी करें, राइटिंग पैड लेके जाएं, ज़रूर करें ये प्रैक्टिकल डिस्कशंस भी करें, और अपना अच्छा रिलेशनशिप भी रखें, अपना रोमांस एंड एवरीथिंग। उसके बाद कहा जाता है कि आप 7 years में आपकी एक दफ़ा जो है एक बड़ा क्रूज़ पे जाना, वर्ल्ड टूर पे कोई चीज़ करना, या पाकिस्तान का एक पूरा ट्रिप लगाना, आप ज़रूर करें। पूरी ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ टाइम, और आपके ये बड़े माइलस्टोन्स होने चाहिए जिसको आप हल करें। इशू तब आता है कंपैटिबिलिटी का, मुझे जो एक क्वेश्चन है वो यही होता रहता है कि ये कंपैटिबिलिटी का इशू तब आता है जब आप खो देते हैं कि आपकी शादी क्यों हुई है। Yes. आपने अभी कहा कि खातून जो है, औरत जो है, वो बच्चे पालने में बिजी होती है अपने गोल में। बच्चा पालना इज़ नॉट द गोल, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। जब Really? बच्चे उड़ जाएंगे, जब बच्चे अपना घोंसला छोड़ देंगे, तो आपका गोल किधर गया? लेकिन इरम, पाकिस्तान की बात करते हैं, मेरा ख्याल है हर दूसरी औरत का जो मेन पर्पस है ना, वो है बच्चा पैदा करना और पालना शादी के बाद। ठीक है, अभी मैं अपना करियर सेट कर रही हूँ, 4 साल के बाद मैं शादी कर लूँगी, लेकिन जब एक दफ़ा बच्चा पैदा हो गया तो फिर एक औरत से यही एक्सपेक्ट किया जाता है। और जो औरतें काम कर भी रही होती हैं, जिन्होंने अपने कैरियर्स परसू किए हैं शादी के साथ, बच्चों के साथ, उनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी भी प्रेशर में ला रही होती है, और वो खुद भी इस गिल्ट में जा रही होती हैं, जिसे हम मॉम गिल्ट कहते हैं। ऑल द टाइम
वो ये सोचती रहती हैं क्या मैं ठीक कर रही हूँ। तो ये जो बात आपने की कि बच्चा तो रास्ते में आया है, a बच्चा part of the इज नॉट अ गोल, Yes. डिस्क्राइब इट। Rabia, the child is not the gold. Upbringing a child is a part of a journey. और इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल है। एक खातून थी जिन्होंने अपने घर में इतना अच्छा सेटअप करके रखा हुआ था। वो माशाल्लाह से अपने बच्चे इतने अच्छे पाल रही थी, उनको ट्यूशन्स खुद देती थी, घर में पढ़ाती थी। उनके सास ससुर साथ थे, उनके साथ वो वॉक पे जाती थी, सास के साथ ससुर की दवाइयों का ख्याल रखती थी, हस्बैंड का सुबह शाम खाना बनाना अपने हाथों से बनाना, सारा कुछ करना, बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करना, सब कुछ करती थी। शी गॉट डायग्नोस्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ के 40 डेज़ के अंदर अंदर उस घर में एक ड्राइवर था जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करता था, एक अच्छी पढ़ी लिखी नैनी थी जो कि बच्चों का ख्याल करती थी, उनको पढ़ाती भी थी, एंड शी यूज्ड टू लीव। बच्चों ने हर वो चीज़ के लिए जो कमी थी उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दी। एक केयर टेकर आता था सास ससुर के लिए क्योंकि वॉक करवाना होता था एक को, दूसरे की दवाइयाँ सारी सेट करके, और उसी तरह एक उन्होंने मेड फुल टाइम रखी हुई थी जो खाने भी पकाती थी, सफाइयाँ भी करती थी। वो एक औरत जो समझती थी सोसाइटी के दुनिया गिल्ट मेरी की वजह इसलिए से, चल रही है। मॉम गिल्ट में रहती थी कि मेरी ये जिम्मेदारियां, वो ऐसे रिप्लेस हो गई, ऐसे Right. रिप्लेस हो गई। और आपको क्या लगता है उस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की होगी? ऐसे रिप्लेस हो गई। इसकी जगह अगर वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार रही होती कि ये सारी चीज़ें जो हैं आउटसोर्स हो सकती हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ बिल्डअप करूं, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखूं, मैं अच्छे फल खाऊं, अच्छे नट्स खाऊं, मैं वॉक पे निकलूं, एक्सरसाइजेस करूं, मेडिटेशन करूं, तो शायद उसको जो अलार्म्स आ रहे थे जिस्म में कैंसर के, उसको पता चल चुका होता पहले। लेकिन वो क्योंकि इतने ज़्यादा हम अपने फोकस्ड होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि नहीं नहीं ये मेरी जॉब है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं फिर भी सुबह उठ के करूँगी, मुझे ये हो रहा है मैं फिर भी करूँगी, मुझे फील हो रहा है, मुझे डायबिटीज़ हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब हल हो जाएगा। दीज थिंग्स दे टर्न इनटू ट्यूमर एंड कैंसर। ये इतनी बड़ी एग्जांपल है कि आप प्लीज़ उस मॉम गिल्ट का साइकिल बंद करें, तोड़ें उसको। औरतों को चाहिए कि वो औरतों को सपोर्ट करे कि तुम ये क्या कर रही हो। उल्टा वो कहते हैं, थपथपाते हैं कि देखो कितना अच्छा इसने सारा संभाला है, पूरा घर अपने पास रखे, लेकिन वो अपने लिए क्या कर रही है? कोई पढ़ाई कर रही है, कहीं जाके वो एंजॉय कर रही है, क्या अकेले जाके वो कॉफ़ी पीती है कि आज बारिश हो रही है मैं जा रही हूँ बर्निंग ब्राउनी, उसको मैं स्पॉन्सर नहीं कर रही, लेकिन वहाँ जाके बैठ के ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ। क्या वो करती है ऐसी कोई चीज़? मूवी देखती है बैठ के रात को बड़े आराम से, पॉपकॉर्न अपने लिए बनाती है? अगर वो ये सब नहीं कर रही है, प्लीज़ ब्रेक द साइकिल ऑफ मॉम गिल्ट। लेकिन एरम अगर वो ये सब कर रही है तो आपने नहीं देखा कि उसको कितना बुली किया जाता है? प्यार प्यार से मोहब्बत में अप्रिशिएट करते हुए लोग बहुत सारे जूते मारते हैं। और वो जो आपने कहा कि औरतें ही औरतों के ख़िलाफ़ काम कर रही होती हैं, ख़वातीन पूछती हैं तुम कैसी माँ हो और तुम्हारा शौहर कितना अच्छा है। उसकी किसी भी सक्सेस में उसकी पीस के लिए जो वो एक कप कॉफ़ी का भी शायद पीती है, उसके लिए भी उसे ये बताया जाता है कि तुम्हारा इसमें कोई कमाल नहीं है, दिस इज़ योर हस्बैंड जो तुम्हें ये अलाउ कर रहा है कि तुम जाके वो कॉफ़ी का कप पी रही हो। तो किस मतलब मुझे आपकी बात पे मैं सरप्राइज हो रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारी औरतों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने लिए भी जीना है, अपने Yes. लिए जीना कितना ज़रूरी है। आप बात कर रही थी काम की, वर्क लाइफ बैलेंस की, वो किस तरह मेंटेन किया जाए? अच्छा, पहले तो मैं ये बताऊं कि जिन औरतों को गिल्ट दिया जाता है, टॉन्ट किया जाता है, जो अपने लिए काम भी कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने सुना कि जब एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो जो हैं उनकी एक किटी पार्टी होती है एवरी मंथ, वो सारी टीचर्स जो हैं इकट्ठे होती हैं एंड दे हैव अ गुड टाइम। तो वो अपने उनके हस्बैंड्स जो हैं वो घर में बच्चे संभालते हैं। तो जब ये बात मैं किसी से कर रही थी कि वो जा रही है वहाँ पे, ओहो हो ये वो इंडियन मूवी जैसी किटी पार्टी है, वहाँ पे बैठ के ताश खेलती होंगी, यूं करती होंगी। महीने में एक दफ़ा वो सारी कलीग्स इकट्ठे हो रहे हैं, जस्ट विदाउट किड्स, विदाउट हस्बैंड्स, और वो आपस में हंसी मजाक करते होंगे। लेकिन उसको भी जिसने कमेंट किया वो एक खातून थी कि मतलब वो ऐसे हो रहा था। हमें चाहिए, देखें इट्स वेरी टफ, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ना मेरे इतने अरसे से हम जो एक वुमेन मार्च का चल रहा है और ये चीज़ें चल रही हैं, हम ये नहीं समझ पा रहे कि औरतों की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू मर्द। हम पहले अपने प्लानट के लोगों को तो संभाल लें, उसके बाद हम मर्दों की तरफ जाएं। लेकिन अगर ये साइकिल बहुत डेडली होता जा रहा है, नहीं ब्रेक कर रहा, आई वुड रिक्वेस्ट हस्बैंड्स टू स्टेप इन। हस्बैंड्स को चाहिए कि वो अपनी वाइफ से बोलें कि यार उसको बोलने दो, मैं हूँ ना पीछे, तुम जाओ, तुम कॉफ़ी पियो, मैं आज देख लेता हूँ, 1-1.5 घंटे की तो बात है,
मैं बच्चों को संभाल लूँगा। यहाँ पे हस्बैंड्स को चाहिए कि वो टॉक्सिक साइकिल को ब्रेक करके खुद स्टेप इन करें। हर शख्स, हर आदमी को पता होता है कि उसकी बहनें क्या कर रही हैं, उसकी माँ क्या कर रही है, उसकी भाभियाँ क्या कर रही हैं, अच्छी तरह पता होता है उस बंदे को। वो सिर्फ इसलिए चुप रहता है कि अगर मैंने वाइफ के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो मेरे सर पे बैठ जाएगी। सर पे जबकि बैठने ऐसा दो नहीं ना, होता। शी इज़ योर पार्टनर, वही तो सब कुछ है, वही तो दुनिया है आपकी। इन द एंड ऑफ द डे शी इज़, यू एंड हर आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो आपकी अपनी एक फैमिली है। बैठने दो सर पे, चढ़ने दो, थोड़ा सा उसको सुनाने दो बातें कि देखा तुम्हारी माँ है, तो लेकिन एक्सेप्ट करो, यू नो आई नो ये लोग ऐसे हैं, मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप जाएं, पीछे कुछ कहेंगे मैं संभाल लूँगा। Right. एंड लेट हिम। और मैंने इस बात पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि वो जो हस्बैंड है वो घर में झगड़े करना शुरू कर दे कि तो क्या हुआ अगर वो बाहर गई है, वो यूं ही कह दे पता नहीं देर हो गई, आएगी तो क्लास ले लूंगा उसकी। बी डिप्लोमेटिक देयर, राइट। वर्क प्लेस पे आप ये चीज़ कितने आराम से कर रहे होते हैं, घर में करने पे मौत आ जाती है। आपको चाहिए कि वही पॉलिटिकल डिप्लोमेसी जो है वो घर में करें, अपनी फैमिली के साथ करें। एंड दैट्स इंपॉर्टेंट कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग वुमेन सपोर्ट, स्टार्ट हस्बैंड शुड स्टेप इन। बात कर रहे थे हम वर्क लाइफ बैलेंस की। अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम हस्बैंड। इसके ऊपर मैं एक बात कहूँगी कि मुझे ये समझ नहीं आता कि हम बड़े आराम से कहते हैं इस घर की तो बॉस जो है ना वो राबिया है, इस घर की जो बॉस है ना वो तो इरम है। क्या वर्क प्लेस पे कभी ऐसा हुआ है कि कहा गया है कि, और बड़े आराम से एक मर्द कह दे मैं तो यहाँ का बॉस नहीं हूँ, वो यहाँ का बॉस है, अली साहब यहाँ के बॉस है, मैं तो नहीं हूँ। वर्क प्लेस पे वो बहुत प्राउडली कहते हैं कि मैं इधर का बॉस हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ। बॉस डजंट मीन एंटाइटल बॉस, मतलब अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी का। घर में औरत को आप बॉस इसलिए कहते हैं कि वो सारा कुछ चला रही होती है, उसका स्ट्रेस होता है और आप उसमें सिर्फ एक वर्किंग हैंड देते हैं उसको। आप दोनों क्यों नहीं पार्टनरशिप पे घर में रहते? घर में घुसते ही आपको जब फील हो, उसकी हालत देख के आपको लग रहा है कि बहुत थकी हुई है, तो आप कहें कि क्या कर रही हो, वो कहे मैं चावल चढ़ा रही हूँ, यार आप बैठ जाओ मैं चढ़ा देता हूँ, या चलो मैं फीडर बना देता हूँ आप थोड़ी देर बैठें, चलें आप टीवी के सामने बैठें, मैं 2-4 बर्तन है वो कर लेता हूँ। थोड़ी सी पार्टनरशिप चाहिए। और आप यकीन करें औरत ऐसी चीज़ है वो वैसी फिदा हो जाए इस बात पे कि वो सिर्फ सपोर्ट ही कर रहा है। हाफ ऑफ द टाइम तो ये कहेगी छोड़े छोड़े मैं कर देती हूँ, आपका सिर्फ एक मार्क्स ही आ जाता है कि मैंने कोशिश तो की थी ना। तो मेन नीड टू स्टार्ट स्टेपिंग इन। इवन अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं, चीज़ों में देखें, ये मैं मर्द हूँ, मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी आंखों के सामने किसी को सुना था कहते हुए, जब अपनी वाइफ को वो ले जा रहे थे बाहर डेट पे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ले जाना पड़ता है, इनके साथ मुझे हफ्ते में 1 दफ़ा जाना पड़ता है, इनकी डिमांड है। तो उन्होंने कहा था मैं अपने पैर की जूती पे रखूँगा अपनी वाइफ को। तो ये मतलब घर में जब लोग इस तरह की बातें कर रहे होते हैं ना, आपको बता रहे होते जोरू के गुलाम हो तुम, ये हो, बोलो शुक्र है भाई मैं हूँ। नहीं, हमारे यहाँ तो बचपन से बच्चों की तरबियत इस तरह लड़कों की जाती है कि देखना कल को तुम्हारी बीवी आए तो ये ना तुम उसके गुलाम हो जाओ। yes. और देखना माँ को ना भूल जाना, बहनों को ना भूल जाना। तो हम क्यों बचपन से ही एक दिमाग में ये टॉक्सिक चीज़ डाल रहे होते हैं कि वो जो आने वाली है वो तुम्हारी कोई कुछ नहीं है। जबकि होना ये चाहिए, उसे बताना ये चाहिए कि देखो हम तो हमेशा तुम्हारे खून के रिश्ते साथ हैं, उसको तुमने अपना हमेशा के लिए बनाना है। तो ये तरबियत हम लैक कर रहे होते हैं। राबिया एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि मैंने खुद सुना था कि एक साहिबा थी, वो हमारे घर पे आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरा जो बेटा है उसने जो है, मेरे 2 बेटे हैं, उन्होंने लोन्स ले लिए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मसले आ गए हैं। अब वो ना, मेरा जो छोटा बेटा है उसने सपोर्ट किया है, उसने भी लोन लिया है, तो बड़े बेटे की हेल्प कर रहे हैं क्योंकि बिज़नेस डाउन हो गया। तो बड़ी तारीफ़ें कर रही थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने, कोई 5 मिनट के बाद उन्होंने पूछा बेटी कैसी है, जो यूके में है उसका क्या हाल है? हाय हाय बहुत परेशान है बेचारी, उसका जो मियाँ है उसने, इतना बेवकूफ़ आदमी है, उसने छोटे भाई के लिए जो है वहाँ पे ना मॉर्गेज ले लिया है। और आप यकीन करो दिन रात बेचारा मेहनत करता है, 2-2 3-3 जॉबें करता है। मेरी बेटी तक को जो है वो ऑनलाइन ट्यूशन्स देने पड़ रहे हैं, इतना बुरा हाल है। और मैं वहाँ बैठे सोच रही थी कि यही चीज़ आपका जब बेटे कर रहे होते हैं तो इट्स एब्सोल्युटली मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करने में ठीक है। यही चीज़ जब किसी और की औलाद कर रही होती बुरी लगती है। इसको वाइस वर्सा करें तो आपका जो अपना सगा भाई है वो अगर कुछ करता है अपनी बीवी के साथ, भाभी के साथ, तो आप कहते हैं हाय कितनी मोहब्बत ही तुम्हें मिला है, हीरा मिला है तुम्हें लड़का। और आपका जो अगर काउंटर अगर आप करें कि बहू के साथ अगर बेटा कर रहा होता है तो आप कहते हैं तो बड़े मज़े करवा रहे हो अपनी बीवी के। हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल स्टैंडर्ड्स, हम अपने लिए कुछ और चाहते हैं और जो हम, एंड लेट मी टेल यू, ये औरतें कर रही होती हैं। दिस इज द प्रेशर दैट वुमेन हैव बिल्ट अप अराउंड मेन। लेकिन हमने बहुत औरतों की बात के लिए, आदमियों को भी बहुत चैलेंजेस हैं, वर्क प्लेस चैलेंजेस हैं। अभी आप
बात कर रही थी कि जब वो घर आता है तो उसे चाहिए कि बीवी को थोड़ा हेल्प आउट कर दे। आदमियों को भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, आजकल औरतें भी काम कर रही हैं, आदमी भी काम कर रहे हैं। जिस कॉन्सेप्ट के साथ आदमी बड़े हुए हैं, जहाँ उन्होंने देखा कि उनकी माएँ घरों में रहती थीं और बाप आता था और माँ जो है उसके जूते भी उतार के रखती थी, खाना पेश करती थी, वो इस कॉन्सेप्ट के साथ बड़े हुए हैं कि जब हमारी शादियाँ होंगी हमारी बीवियाँ भी आगे पीछे होंगी हमारे इसी तरह। लेकिन बीवियाँ जो हैं वो आजकल वो भी काम कर रही हैं। इस बैलेंस को किस तरह क्रिएट किया जाए कि आदमी और औरत दोनों एक दूसरे के साथ एक गाड़ी के दो पहिए बन के चलें, क्योंकि ये लैक कर रहे हैं हम। देखें, एक तो आप कम्युनिकेशन इसका रिस्पॉन्स है। आप शुरू में ही शादी के दिनों में जहाँ वो कहते हैं ना, जहाँ बड़ी मुझे भी बड़ों ने कहा था 6 महीने तक एक लफ्ज़ नहीं बोलना। भाई मैं 6 महीने तक नहीं बोलूँगी और 6 महीने एक दिन पे बोलना शुरू करूँगी तो कहेंगे ज़बान किधर थी इतने अरसे से। क्यों ना बोलें। आपको शुरू के दिनों में जब आप सेटल कर रहे होते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के फाउंडेशन बना रहे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम पे आप ये सारी डिस्कशंस करें कि हम जब काम करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे। जस्ट एज आई टोल्ड यू कि शादी से पहले भी आप कोई डिस्कशंस करनी चाहिए कि हमारे क्या सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए। और अगर आपको कोई एलर्जीज़ हैं, कोई खाने की चीज़ों में आपको कोई अप एंड डाउन्स है कि कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, कुछ नहीं होती, सारी डिस्कशंस पहले होनी चाहिए। क्योंकि यकीन करें, जब शादी के बाद आप कहती हैं ना कि मटन की स्मेल आ रही है, अच्छा नखरे कर रही हैं, तो आप पहले से बताइए कि मैं उससे नहीं, मेरे अंदर टॉलरेंस नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ है या दूध नहीं पी सकती। ये सारी डिस्कशंस पहले होनी चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वाइफ स्टेप आउट कर रही हो काम पे जाने के लिए, इंटरव्यू देते वक्त आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, जॉब ऑफर आ जाती है आप सपोर्ट करते हैं, तो वो जाना शुरू हो जाती है उसके बाद क्यों बुरा लगने लगता है? क्योंकि लैक हो रहा होता है ना, वो जो सारे काम वो कर रही थी जी, वो उसमें कौन लैग आता करेगा? है। देन यू बोथ नीड टू इन्वेस्ट इनटू गेटिंग हेल्प। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान तो अगर कंपेयर किया जाए बाकी सारे ममालिक से, मेरे ख्याल से वन ऑफ द चीपेस्ट वर्क फोर्स यहाँ पर है। मैं मानती हूँ गवर्नमेंट की तरफ से 32,000 का एक स्लैब आया, वो सब आया, लेकिन अगर आप देखें इट इज़ स्टिल वन ऑफ द चीपेस्ट वर्क फोर्स दैट वी गेट हियर। अच्छा, फिर आप घंटों वाली रख लें कि जितने घंटों में आपका काम होता है। अगर हस्बैंड का शाम का काम है, आपके सुबह का काम है, आप टीचिंग कर रही हैं, आप उस टाइम के लिए रखें जब नहीं होता। एंड देन मोस्ट ऑफ योर काम, जो आपका काम है वो वीकेंड पे मिलके दोनों को साथ करना चाहिए। कुकिंग कर करके, गोश्त भून के, चीज़ें करके फ्रीज़र में रखिए। दूसरे जो हस्बैंड है आपके, वो अलमारी सेट करें। मतलब कोई चीज़ साथ मिलके क्यों नहीं हो सकती? और मुझे लगता है कि साथ मिलकर काम करने से आपका ताल्लुक मजबूत होता जाता है। आप देखेंगी बरकत भी होती है घर में आपकी खुशहाली रहती है। एक दूसरे के साथ बातें कर करके, हंस हंस के आप काम कर रहे होते हैं। वो जो मिस्टेक्स आप कर रहे होते हैं काम करने में, उसको एंजॉय करते हैं। कि जहाँ पे अगर हस्बैंड बहुत बनता था कि मैं ड्रिलिंग के काम करता हूँ, वहाँ पे ये कुछ छोटा मोटा समझाएंगी तो कहेंगे देखिए ये मैं आपसे ज़्यादा अच्छा कर लेती हूँ। क्योंकि बिल्कुल ये आई हैव सीन पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर कर रहे होते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो काम का वक्त है वो आपका एंटरटेनमेंट बन जाता है। एग्जैक्टली। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके साथ आप देखेंगी आपकी कंपैटिबिलिटी बनती है। कंपैटिबिलिटी क्या होता है? जो दो लोग साथ रह रहे हैं वो इंजॉय करें एक दूसरे को, ये होता है। और मैं बहुत हैरान होती हूँ जो लोग मतलब 20-20 साल एक साथ हैं और उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है। आई फील सो सैड कि ज़िंदगी वेस्ट कर दी उन्होंने एक पूरी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बात करें, अपने रूल्स डिफाइन करें और बिल्कुल ऐसे करें जैसे जॉब पे होता है। मैं एक बात बताऊँ, मर्दों के लिए वाकई बहुत मुश्किल है। मैं एक पॉडकास्ट में और भी बात की थी कि जब एक औरत को जब प्रेग्नेंट होती है और उसको डॉक्टर का ट्रिप लगाना है फ्रॉम वर्क प्लेस, बिना किसी बात के उसके बॉस कहता है अरे अरे जाएं, आप जाएं, कोई बात नहीं, 3 बजे निकलना चाह रही हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है 3:30 बजे, जी जी जाएं। वही मर्द अगर आपके पास आके बॉस को कहता है कि 3:30 बजे मेरी वाइफ का अपॉइंटमेंट है, मुझे लेके जाना है, क्यों? उबर करा दो, खुद चली जाएगी, तुम्हें क्यों जाने की जरूरत है? अब ये तुम हर महीने का ड्रामा रखोगे। मर्दों की चैलेंजेस हैं बिकॉज जब मर्द एक दूसरे मर्द से बात कर रहा होता है इट्स वेरी स्ट्रेट। औरत फिर भी जब वर्क प्लेस पे होती है उसके साथ थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल एक वो रखी जाती है। एंड औरत के अंदर पावर होती है कि वो डेकोरम रख सकती है। उसके अंदर वाकई अल्लाह ने कुव्वत दी होती है कि एक तो उसकी नज़र बहुत तेज़ होती है कि उसको समझ आ जाता है जहाँ पे कोई प्रोफेशनल उससे पर्सनल होने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी चीज़ उसको वो हैंडल करना आता है। हमारे इतने ज़बरदस्त हरासमेंट्स के लॉज हैं जो पाकिस्तान में 2010 में बने हैं, उसके बाद वो रिवाइज होते जा रहे हैं। वर्क प्लेस रिलेटेड कॉल कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन का HR जो है, हो ही नहीं सकता कि ऐसा हो कि जहाँ जाके आप बोलें इस तरह की कोई कंप्लेन करें और वो कहें नहीं हम तो नहीं साथ दे सकते आपका, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए औरतों को चाहिए कि जब उनके पास इस तरह के चैलेंजेस आते हैं वो हमेशा याद रखें उनका हस्बैंड जिधर काम कर रहा है उसके चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। दूसरी बात राबिया, हम औरतों के पास ना वर्ड्स का बहुत बड़ा ट्रेजर होता है।
राइट। हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस साफ दिखा देते हैं कि जब हम डिस्ट्रेस होते हैं, थके हुए होते हैं, अपसेट होते हैं, इनफैक्ट हम बीमार भी होते हैं तो वो फील होना शुरू हो जाता है। लाख हम एनर्जी रखें, मर्द जो हैं वो बात नहीं कर पाते, मर्द ना एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो उनके साथ पूरे दिन में गुजरी होती है, वो जब घर में एंटर होते हैं, बच्चा दौड़ता हुआ आके गले लगता है, वो उसको बंद करके आ जाते हैं। तो एक औरत को पता ही नहीं चलता कि उसके चैलेंजेस क्या थे। सेकेंडली, एक मर्द को हमने इस तरह प्रोग्राम किया हुआ है कि तुम्हारी मर्दानगी है कि you shouldn't be sharing your troubles. मर्द तो रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। एक तो ये सारी मूवीज ने दिमाग खराब किया हुआ है, तुम लड़के हो के रो रहे हो, इस तरह की बातें हम बचपन से करते हैं। तो उसके जो सारे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो आके घर पे नहीं शेयर कर पाता। जब आप कंपैटिबिलिटी बनाएंगी, थोड़ा बर्दाश्त करेंगी, कम्युनिकेशंस करेंगी, थोड़ा सा अपने मसले हल उसके सामने टेबल पे रखेंगी, हो सकता है वहाँ पे वो भी बताना शुरू कर दे कि यार देखो, मैं ना इतने घंटों खड़ा रहा आज, मैं बहुत घंटों से खड़ा हुआ था, तो मेरे लिए मुश्किल है, मैं तुम थोड़ा सा ये समझो। एंड देन यू विल सी कि व्हेन ही स्टार्ट स्पीकिंग यू विल हैव अ बेटर रिलेशनशिप। यस, और फिर आप भी थोड़ा सा, आप भी कोशिश करती हैं कि आप भी जो है उसको कहीं ना कहीं कंफर्ट दे सकें। अदरवाइज आप अपने ही उसके अंदर बलून बबल के में रहती होते हैं, हैं, बबल के exactly. अंदर रहते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है। ये तो सारा दिन शायद बाहर था तो फारिग था, हाँ। कुछ नहीं करके आया, क्योंकि शेयरिंग नहीं होती। उसको लगता है कि बस अच्छा सुबह गया था और शाम में वापस आ गया, तो वहाँ पे क्या हुआ, उसके साथ कम्युनिकेट नहीं होता तो उसे पता ही नहीं चलता। अच्छा, ये तो हो गई सब अच्छी अच्छी बातें। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अवॉइड हो ही नहीं सकती। और वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं जो किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले नज़र आ जाएं तो उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी इसमें। एक तो ये है कि आपको देखना है कि अगर वो दिन में आपको 10 दफ़ा फ़ोन कर रहा है, ओके, ठीक है, दैट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज दिस इट्स अ मीन्स कि रेड ही फ्लैग। इज़ नॉट वर्किंग, ओके, he's not working, he's not focused on his dreams, he's not focused on things। मतलब एक काम करते करते, आप मुझे बताएं, जब आप खाना बना रही होती हैं अपनी फेवरेट डिश जो घर में सबको पसंद है, तो कितनी दफ़ा होगा कि वो डिश बन रही है और बीच बीच में आप व्हाट्सएप का रिप्लाई भी कर रही हैं, तो रील्स भी देख रही हैं, चीज़ें भी कर रही हैं। यू वुडंट डू इट। जिस चीज़ में आपका दिल लगा होता है, जिस चीज़ से आपको मोहब्बत होती है, उसको आप 100% घोड़े का चश्मा लगा के काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो बंदा दिन में 10-20 कॉलें करता है बार बार, कहाँ पहुँची, किधर पहुँची, पहुँच गई कि नहीं, कौन कौन था वहाँ पे, क्या चल रहा था, मेरे हिसाब से दैट्स अ रेड फ्लैग। दिस इज़ समबडी हु इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू बी इंडिपेंडेंट। दिस इज़ समवन हु प्रॉबली वॉन्ट्स टू कंट्रोल यू। केयरिंग मैं मानती हूँ हो सकता है, दैट्स वन ऑफ द टेंस, लेकिन अगर वो ये चीज़ हर वक्त हर रोज़ कर रहा है, मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया तुमने, मैं इतनी देर से कॉल कर रहा था, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं किया तुमने देख के, जानते हुए कि वो लड़की यूनिवर्सिटी में है, वो लड़की जॉब पे है, वो किसी चीज़ पे फोकस करना चाह रही है, अगर लड़के इस तरह की चीज़ें करते हैं, दैट्स अ रेड फ्लैग। यू रियली नीड टू टेस्ट इट आउट मोर, कि ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ कुछ थोड़े दिनों कर रहा है जब आप किसी प्रोजेक्ट पे निकली हुई हैं, यूजुअली इसकी आदत नहीं है। तो ये आप थोड़ा सा इसको चेक करें कि क्या ये वाकई उसकी एक आदत है, या फिर मतलब वो खाली एक सीजनल चीज़ कर रहा है। एंड अगर ये उसकी आदत है, यू नीड टू स्टॉप दैट। आई थिंक मैं तो कहूँगी, डोंट गो फॉर अ गाय हु इज़ नॉट फोकस्ड, और जिसके दिन का ज़्यादा हिस्सा इस काम पे लगा रहता है कि व्हाट आर यू डूइंग इन लाइफ। नंबर 2, आई वुड से कि जो पढ़ाई ना करता, मतलब जिसके अंदर स्ट्राइविंग नहीं है कि मैं कुछ और पढ़ूं, मैं कुछ और सर्टिफिकेशंस कर लूं, जो आगे बढ़ने का आगे शौक बढ़ने की, जिसका ख्वाब ना हो। अच्छा, जो घर में बैठा हुआ है आज और वो कहे मेरी लॉटरी लग जाए और फिर मैं एक बिजनेस करूंगा, रेड फ्लैग। somebody who is waiting for such a thing, इसका मतलब वो छोटे छोटे से, हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोग्राम्स आए हुए हैं जो स्कैम्स होते हैं। 3,000 रुपए यहाँ पे दें तो आपको 4,000 मिलेंगे, मतलब कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें, Exactly. कुछ लाइक्स कर लें तो उसके ऊपर आपको पैसे मिलेंगे। वो इन सब चीज़ों में लगा रहेगा हर वक्त, ठीक है। एक तो ये चीज़ आपको ये दिखाएगी कि वेदर ही इज़ हार्ड वर्किंग और नॉट। अगर वो हार्ड वर्किंग है तो उसने अपने दिन को ना बॉक्सेस में डाला होगा, जब वो काम पे होगा वो काम कर रहा होगा, वो काम पे जब उठेगा ब्रेक लेने के लिए तब आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, ब्रेक भी छोटा सा लेगा, वापस काम पे बैठेगा। ही माइट कॉल यू अप फ्रॉम वर्क फॉर आस्किंग यू कोई ऐसा मसला जिसमें वो फंसा हुआ है। यू माइट बी अ गुड कंटेंट राइटर, और वो कॉल करके बोले यार ये जुमला कैसे ठीक करना है। ये कुछ ग्रीन फ्लैग्स हैं, कि ही इज, अगर वो याद भी कर रहा है आपको तो प्रोफेशनली उस चीज़ पे याद कर रहा है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। अनदर थिंग दैट आई वुड टेल यू इज के इफ ही इज समवन हु इज नॉट टॉकिंग टू गुड अबाउट हिज फैमिली, अपने घर वालों की जो बुराई करता है, दैट्स अ रेड फ्लैग।
देयर इज़ अ वेरी हाई चांस जो अपने वालदेन की, अपने भाई बहनों की, अपने खाला खालू, इन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, मैं नहीं कहती 100%, वो आपकी भी रिलेशंस की हेल्प रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मोस्ट प्रॉब्ली किसी बात पे वो आपकी कभी अम्मी से बदतमीज़ी कर जाएगा, भाई बहनों से कर जाएगा, क्योंकि जो अपने रिलेशनशिप्स को ना बहुत ऊंचा रखता है, आप भी तो उसी का हिस्सा बनने जा रही हैं। राइट। One of the things that I was stopped before getting married to this wonderful guy, alhamdulillah, and उनको मैंने बड़ा train किया to become wonderful. He's not wonderful Right. from day one. Is that के when I was told कि भाई वो तो जब देखो अपने माँ बाप की बात करता रहता है, भाई बहनों की करता रहता है, और मैंने ये बात कही थी, मैंने कहा वो जब उनकी करता है तो मेरी भी करेगा, Right. मुझे भी रिस्पेक्ट देगा, मेरे पेरेंट्स को भी देगा, एंड दैट्स अ ब्रिलियंट डिसीजन दैट आई हैव टेकन, क्योंकि मैंने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रिक्टली रखा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे आगे पीछे कुछ लड़कियां थीं जिन्होंने ये देखा था कि वो अपने माँ बाप से झूठ बोल के, उनको अवॉइड करके, उनसे लड़के आके मिलता है। अच्छा, शादी के उस बाद वक्त जो तो है बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा होता है, शादी के बाद जो है बेगम सामने खड़ी और माँ बाप से लड़ रहा है, थोड़े दिनों की बात होती है, वो सबके आपसे सामने नहीं बेगम से लड़ रहा होता है। एग्जैक्टली ठीक है। ऐसा ही है। अच्छा, ये तो आपने बॉयज़ के रेड फ्लैग्स बता दिए, लेकिन लड़कियों के क्या रेड फ्लैग्स हैं? अच्छा, लड़कियों के रेड फ्लैग्स जो हैं वो बड़े मिक्स्ड अप होते हैं, क्योंकि हम वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा उनका कनेक्शन लक से भी होता है। सम ऑफ देम दे गो टू अ फैमिली जहाँ पे उनको अच्छा लगता है कि मैं दिन भर घर पे रहूँ, मुझे घर पे रहना अच्छा लगता है, एक आध मेड हो, उसके साथ में थोड़ा सा इंडल्ज हो जाऊँ कुछ चीज़ों में, मुझे गार्डनिंग अच्छी लगती है, मैं लेकिन जॉब नहीं करूँगी, राइट? वो बुराई नहीं होती है। आजकल हमने क्या करना शुरू कर दिया कि जो घर बैठी है वो घर बैठी होती है, ड्रामे देखती है हम टीवी पे इधर उधर, और जो ऑफिस जाती है वो मेहनत कर रही है, वो बेचारी ये भी कर रही है। दो एक्सट्रीम्स हैं, तो ये गलत है। आप ये देखें कि उसका पर्सनल वेल बीइंग किस चीज़ में है। अगर वो घर बैठ के घर का सुकून कर रही है, शी इज़ मैनेजिंग दैट अरोमा एट होम, और उसने एक वो बनाया हुआ एनवायरनमेंट कि जो है वो घर में एक सुकून की खुशबू है। वंस इन अ वाइल आर्ग्यूमेंट, चीज़ें ये सब होती रहती है, सो लेट हर डू व्हाट शी इज़ डूइंग, चाहे वो जॉब हो या चाहे वो घर पे बैठना हो। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जॉब पे जाती हैं, अपना एग्रेशन घर लेकर आती हैं। हैव दोज कम्युनिकेशन विद देम, वो कन्वर्जेशंस उनके साथ करें कि इंस्टेड ऑफ इसके कि आप ये 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब कर रही हैं, वाई डोंट यू डू समथिंग विच इज़ फॉर 4 आवर्स, और मैं आपका सपोर्ट करता हूँ उसके अंदर, अगर वो फाइनेंशियल डिफरेंसेस है तो। लेकिन आपको घर का सुकून रखना है, बिकॉज एक अच्छी खुश औरत ही जो है घर में खुशी ला सकती है। मर्द जितना भी चिरपी हो जाए, जितना भी हंसमुख हो, सब कुछ हो, लेकिन एक अगर सड़ी हुई औरत होगी ना घर में, वो घर में सुकून नहीं हो सकता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो बैलेंस जो है करवाएं। अब जो लड़कियों का रेड फ्लैग है, आई वुड से कि वो लड़की जो कि बस मर रही है शादी करने के लिए, मेरा बस एक शहजादा आएगा और मेरी बस शादी करा दो, बस जल्दी जल्दी शादी हो जाए मेरी, और वो उसकी भी इसी टाइप की कन्वर्जेशंस हो कि आपने मुझे मतलब सिमिलर चीज़ हो कि शी इज़ क्रिंगी, कि कहाँ पहुँचे थे, किससे बात कर रहे थे, वो लड़की कौन थी, वो क्लास में जो थी वो कैसी थी, वो मतलब ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। आई थिंक लड़कियों का, डू यू कंसिडर इट अ रेड फ्लैग? क्योंकि हमारी जो एक आई थिंक अब शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन अभी भी मैसेज ऐसी हैं जहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि लड़की हमेशा से ये सोचती है कि उसने तो कुछ नहीं करना, ठीक है वो पढ़ लेगी अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन एक लड़का आएगा जो उसके सारे एक्सपेंसेस भी उठाएगा, जो उसको हाथ का चाला बना के रखेगा, अम्मा अब्बा से उसके लिए लड़ेगा भी। तो डू यू थिंक दिस इज़ अ रेड फ्लैग कि एक औरत अपनी हर खुशी के लिए एक मर्द से एक्सपेक्ट करती है, और उस मर्द से जो अभी उसकी ज़िंदगी में नहीं आया उसने आना है? तो इज़ दिस ओके? ये असल में मेरे ख्याल से घर की अपब्रिंगिंग से स्टार्ट होता है। माँ बाप के बड़े कॉमन जुमले होते हैं कि तुम्हें कहीं जाना है, शादी के बाद जाना, तुम्हें कहीं ट्रैवल करना है, शादी के बाद ट्रैवल करना, स्लीवलेस कपड़े पहनना है, शादी के बाद पहनना, तुम्हें उधर ये गाड़ी चाहिए, इस तरह की चाहिए, अपने शौहर से कहना वो तुम्हें दे। तो ये शुरू से हम लड़कियों के साथ ये कर रहे होते हैं कि ये सारी चीज़ें शादी के बाद होंगी। अच्छा, उसको ये लगता है कि वाकई ये सारी आज़ादियाँ, ये सब कुछ, ये मेरे मज़े जो हैं वो शादी के बाद हैं, जो कि बबल फट जाता है, इट ब्रेक्स अप वेरी सून, कि ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए कभी भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। शादी से पहले भी वो अपनी खुशी के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है, और शादी के बाद वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो इसमें उसका कसूर नहीं है। आई वुड से यस, इट्स नॉट अ रेड फ्लैग, इट इज़ द सैडनेस ऑफ आवर सोसाइटी कि हमने लड़कियां ऐसी बिल्ड की हैं। बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो हैं दे शुड स्टार्ट मेकिंग इंडिपेंडेंट वुमेन, कि उनसे वो ये कहें कि तुम अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें किस चीज़ का शौक है, आर्ट का शौक है, उसको सारी चीज़ें ला के दें कि जब तुम फ्री होती हो तुम पेंटिंग किया करो, तुम्हें ब्लॉग राइटिंग करो, किताब
किताबें पढ़ो, किताबें लिखना शुरू करो, उसको किसी चीज़ का नशा दें आप कि उसको ज़िंदगी में गोल मिले और उसको एक बड़े बड़े ख्वाब बनाने की एक आदत डालें छोटी सी उम्र में कि तुम क्या बनना चाहती हो जब तुम 25 साल की हो, तुम्हें क्या चाहिए तब तक, 35 पे क्या ना सिर्फ चाहिए। इसके कि एक शहजादा शादी नहीं आएगा होनी और एक चाहिए। लड़का यस, आएगा और वो ही तुम्हारी सारी नीड्स को एग्जैक्टली। फुलफिल करेगा। आपको उसको ये कहना चाहिए कि वो जो लड़का आएगा वो तुम्हारा कंपेनियन है, वो हाँ, कंपेनियन है तो तुम्हारा, ही इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, बट यू हैव योर ओन लाइफ, योर ओन गोल्स, योर ओन विजन मेरा ख्याल है दैट यू नीड टू यहीं पुट से ऑन। चीज़ें सही होना शुरू बिल्कुल, होंगी, एग्जैक्टली, घर से। जिस घर से शुरू होंगी। अच्छा, रिलेशनशिप्स की बात करें, हम फैमिली पॉलिटिक्स की बात करते हैं। बड़ी मुश्किल चीज़ है डील करना, लोगों को समझ भी नहीं आती। बहुत सारी जो नई लड़कियां जब शादी करके जाती हैं या लड़के, उन्हें फैमिली पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती। जो ज़्यादातर कैरियर बनाने में लगी रही हैं लड़कियां, ख़वातीन या लड़के, जिन्होंने बहुत कम वक्त गुजारा होता है अम्मा अब्बा खाला पप्पो दादों के साथ, उनको समझ ही नहीं आती। जब वो एक रिलेशनशिप में आने के बाद बेगम जो है वो शिकवा करिए, वो कह रही है कि मेरे साथ ये हुआ, तो उन्हें समझ नहीं आता क्योंकि उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा होता है। या आदमी को अगर कोई शिकायत है लड़की के पेरेंट्स से, तो लड़की ने तो एक आइडियल लाइफ गुजारी होती है अपने अम्मा अब्बा के साथ। इस सब चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? मैं कहती हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब नए घर में जाते हैं तो एक तो आपका पहला पॉइंट होना चाहिए बिल्डिंग रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड, राइट। एंड ही शुड बी द एंकर टू टेल यू कि कौन कैसा है घर पे। बहुत ज़रूरी है, मतलब ये लड़कों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये आपको कोई सास, कोई नंद, कोई आके नहीं बताएगा। इनफैक्ट अगर वो नंद आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है ना, वो भी नहीं बताएगी क्लियरली, बिकॉज उसका एक पर्सनालिटी है घर में जो कि यूनिवर्सिटी से या वर्क प्लेस से अलग होती है। ये हस्बैंड की ड्यूटी है, ही हैज़ टू टेल यू कि देखो मेरे अब्बू को ये टॉपिक्स बड़े सेंसिटिव लगते हैं, दीनी मसाइलों पे मत बात करना, ठीक है? Right. उनको सुन लिया करना, एंड आफ्टर सम टाइम जब तुम्हारा बिल्टअप एक हो जाए, उनको समझ आए कि तुम्हें नॉलेज है, देन यू कैन ऑलवेज काउंटर अप, बट बेहतर ये मत करो। या आप ये बताइए कि मेरा ये वाला भाई जो है वो थोड़ा सा गुस्वर है, तो उसको मत छेड़ना, उसको ये मत करना, उसके साथ जब बात करो तो तमीज़ से करना। या ये वाला मेरा भाई जो है, ही इज़ वेरी फ्रेंडली, वो जान छिड़क देगा तुम्हारे ऊपर, ये जो तुम्हारा देवर है, एंड इसके साथ जो है ना, मतलब तुम्हें कोई मसला आता है, यू कैन टॉक टू हिम। ये मेरी बहन जो है, शी हैज़ दीज मैनी टैंट्रम्स, ये चीज़ें। तो एंड देन यू हैव टू टेल हर कि देखो तुम्हारे अंदर जो ये सारी आदतें हैं, तुम इनको फिक्स करो, ये चीज़ें यहाँ नहीं चलेंगी, यहाँ नहीं चलेंगी। अब राबिया, ये कैसे पता चलेगा? जब आपकी कन्वर्जेशन पहले हुई हो, जब आपको पता हो कि तुम्हारे अंदर ये आदतें हैं, ये हमने कुछ कन्वर्सेशंस की हैं सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल, आप उसको ये भी कह सकते हैं कि देखो तुम्हें मैं जॉब में सपोर्ट करूंगा, लेकिन शुरू में मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा फैमिली को परसुएट करने में, तो मैं सिचुएशन तुम्हारे लिए क्रिएट करूंगा एंड देन यू गो, हम इसमें इकट्ठे हैं, रादर देन इसके कि उसको पता ही नहीं, शी इज़ आउट ब्लैंक कि यू नो घर में क्या हो रहा है, ये बंदा भी मेरे साथ नहीं है, ये लोग भी अच्छे नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। ही नीड्स टू बी समवन दैट शी कैन ट्रस्ट। आप उसके बेस्ट फ्रेंड बने सबसे पहले, सबसे पहले उसके बेस्ट फ्रेंड बने कि आप उसका एंकर है। अगर फैमिली पॉलिटिक्स मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकती अगर वो शख्स आपके साथ है, खुदा के वास्ते उसको कभी फोर्स ना करें कि वो आपके लिए लड़े आपके सामने। वो आपके लिए बंद दरवाजों में आपकी बात करे, आपका वकील बना हुआ हो, ही टॉक्स अबाउट यू, लेकिन आपने ये मेक श्योर करना है कि मेरे सामने मुझे लेके तुमने कभी नहीं लड़ना। और यही चीज़, दैट इज़ वेयर द कॉन्फ्लिक्ट हैपन्स। अगर आप हिस्ट्री निकाल लें, कोई भी बड़ा फड्डा, हर शख्स जो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, वो अपने घर का वो झगड़ा निकाले जो सबसे बड़ा झगड़ा था, वो तभी था जब सारे बैठे थे इकट्ठे, आप भी बैठी थी। लेकिन जब जब आप नहीं थी सामने और कोई झगड़ा हुआ है, कोई उसकी आर्ग्यूमेंट हुई है, आप देखेंगी वो आपके साथ सब सही रहते हैं, मुंह पे आपके मीठे रहते हैं, अच्छे रहते हैं, काम भी कराते हैं। पीछे जो करे आपको क्या, पीछे तो हम मतलब हमने तो हिस्ट्री में देखा है कि हमारे आइम्माओं को, हमारे रसूलों को, इन लोगों को भी किसी ने नहीं छोड़ा, उनकी बैक बाइटिंग होती थी। तो आप क्या चीज़ हैं? द बेस्ट थिंग इज़ कि कभी भी वो जो एक पर्दा होता है रिस्पेक्ट का, वो ना टूटे। जब वो जब पर्दा उठ जाता है तो उसके बाद आपके मुंह पे टेंट्रम्स आना शुरू हो जाती। जैसे तुमने उस दिन झगड़ा करवाया था वैसे ही कराना चाह रही हो। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि चीज़ें पर्दे में हो, और ये सारी चीज़ें मर्द हैंडल कर सकता है। आपको उसको सपोर्ट करना है। जब वो आपसे कहता है कि देखो मैं नीचे जा रहा हूँ बात करने, तुम नीचे मत आना, प्लीज डोंट गो देयर, लेट हिम डू इट। ही इज समबडी हु लव्स यू, हु केयर्स फॉर यू, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। उसको ट्रस्ट करें ना। और ट्रस्ट के लिए राबिया, अगेन एंड अगेन, मेरे ख्याल से पूरे उसमें हमने बार बार बात की कि कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप अपना प्लान उसको नहीं बताएंगे तो उस लड़की को तो फरिश्ते आके नहीं बताने वाले ना। सो शी नीड्स टू नो कि आप कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए, जिसमें ये भी होती है, देयर इज अ ब्यूटीफुल कपल दैट आई हैव सीन, जहाँ पे वो अपनी वाइफ को कहते थे कि सुनो मैं तुम्हें डांटूंगा तो तुमने चुपचाप खड़े रहना है।
तो वो राइट। जान के ना खाने की टेबल पे ऐसे कहते थे ये क्या किया है तुमने, आज तुमने दोबारा ये सब्जी बना दी है, यूं नहीं है। तो फिर सास ससुर एकदम से स्टेप इन कर, बस करो यार, सुबह से लगी हुई थी, क्यों डांट रहे हो उसको। अम्मा मैं घर से आया हूँ सुबह से और अभी भी यही खा रहा हूँ। देन सारों ने साथ देना शुरू कर दिया था लड़की का, एंड इट वॉज प्लान्ड। उसने अपनी जगह इस तरह बनाई उस घर में कि मेरा हस्बैंड हर वक्त मुझे टोकता रहता है, एंड देन उसने इस तरह बिहेव किया था कि उसके माँ बाप उसकी काउंसलिंग करते थे तो ही बिकेम अ बेटर हस्बैंड। और ये यस। पूरी इन्होंने प्लानिंग की थी शादी से पहले की कि भाई माय पेरेंट्स आर डिफिकल्ट, सो लेट्स डू इट लाइक। उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है आज, वो बहुत सेटल्ड है, उसका बहुत अच्छा वो है। और बार बार हिस्ट्री में आती है कि ना देखो तुम पहले भी उसको इसी तरह तंग किया करते थे, ऐसे किया करते थे। राइट। तो लड़के को थोड़ा सा बर्दाश्त ही तो करना पड़ा ना, जस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग एंड स्टफ। दिस ऑल फैमिली जितनी भी पॉलिटिक्स होती है, विक्टिम प्लेइंग होती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब एक मर्द बहुत आराम से हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो उसके खूनी रिश्ते हैं, वो उसको उन सबको अंदर से जानता है कि वो कैसे हैं, और उस लड़की को भी वो समझता है ये देखते हुए कि ये मेरा फ्यूचर है ऑफ कोर्स। राइट। अच्छा, मर्द के ऊपर आपने इतना बोझ डाल दिया है, सारा बोझ मर्द पे डाल दिया। मर्द के लिए हम अपनी पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं, इस सेशन के आज के को ख़त्म करते हैं। मर्द के लिए क्या आपकी सजेशंस, इतनी सारी सजेशंस हैं, लेकिन कौन सी वो टिप्स हैं अपनी पर्सनालिटी पे, वो किन चीज़ों पे काम कर सकता है कि वो इतने सारे हर्डल्स और इतने सारे बोझ को आराम से उठा के लेके जा सके? अच्छा, मर्द के लिए ना ये हडल्स नहीं है अगर उसने रिस्पेक्ट गेन की हुई है। ओके। तो अगर, और रिस्पेक्ट कैसे गेन करेगा, जब वो मेहनत करेगा और जब वो ये शो करेगा कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर सकता हूँ। जब मर्द ये चीज़ें शो करेगा एक वाइफ को, उसको रिस्पेक्ट मिलती है। एंड ट्रस्ट मी, जब किसी को किसी की ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिली हो तो उसको कोई काम मुश्किल नहीं लगता। आप ये सोचें ना, ऑफिस में कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितना बड़ा बड़ा काम होता है, एंड कैसे वो शख्स कर लेता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अलावा उसके ऊपर के अथॉरिटी के लोग होते हैं जो उस पर ट्रस्ट कर रहे होते हैं। उस ट्रस्ट ने उसको अनेबल किया होता है कि मैं अपना काम कर सकता हूँ बेहतरीन तरीके से। सेम चीज़ उसको घर पे करनी है। और एक औरत जो है ना, फ्री में किसी आदमी को रिस्पेक्ट नहीं देती। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, मैं नहीं ये कहती, कभी कभार लोगों के हार्ड लक होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हुए दिख रहे हो, आप हाथ पांव मार रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप सेंसिबल बातें कर रहे हो, आप बेवकूफ़ी की ख़ानदान के पॉलिटिक्स में ना पड़े हुए हो, जब आप ये चीज़ें नहीं कर रहे होते, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट गेन होती है। जब वो कोई पॉलिटिकल बात करना चाह रही हो, कोई गीबत करना चाह रही हो, तो आप उसको हल्के से रोकें कि देखो मुझे ये पसंद नहीं है और तुम क्यों ऐसे सोच रही हो उसके बारे में, अच्छा अच्छा सोचो, कुछ अच्छा भी तो किया होगा उसने। इस तरह करके प्यार से उसको समझाएं, उसकी भी पर्सनालिटी अपनी पर्सनालिटी के साथ अलाइन करें। रिस्पेक्ट मिलेगी तो ये सारा आपको बोझ नहीं लगेगा। ये तो बहुत खूबसूरत एक जर्नी का तरीका हो जाएगा हल करने का। थैंक यू सो मच हिरन, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू सो मच एवरीवन। दोबारा किसी पॉडकास्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।